Roll camera and action. Hi, I'm Kashish Arora. पढ़ाई में वैसे रुचि तो थी नहीं किसी भी एंगल से। पढ़ना एकदम सरदर्दी लगता था कि क्यों ट्यूशन करा रहे हैं माँ बाप, क्या वापस जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया मेरे को ना एक्टिंग की क्लास करा दो, थिएटर करा दो, बहुत मज़ा आता है। नाचना गाना, ढोलकी बजाना, ये सब बहुत मज़ा आता था उस समय। तो ऐसा कोई क्लियर नहीं था कि मुझे बॉलीवुड में ही घुसना है फॉर श्योर। वो क्लैरिटी मुझे कहीं ना कहीं दिल्ली आके मिली। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए वेंकी में आया तो अनुभूति ज्वाइन करी और अनुभूति वेंकी की थिएटर सोसाइटी में, तो उसको ज्वाइन करा। वहाँ पे 3 साल गुजारे और कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ बाय द एंड ऑफ इट मेरा क्योंकि मैंने बीकॉम ऑनर्स करी तो मेरे पेरेंट्स को लगता था एमबीए तो करेगा। कैट के एग्ज़ाम के लिए बैठा, पूरा एकदम तैयारी वैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, आता कुछ नहीं है। जाके एग्ज़ाम भरा, कुछ भी नहीं आता, पता था फेल हूँ मैं इससे। तो उसके बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये जगह शायद मेरे लिए बनी नहीं है। मुझे ये बहुत इंटरेस्ट करता है कि एक्टिंग से रिलेटेड हो कुछ, या डायरेक्शन से रिलेटेड, मतलब समथिंग रिलेटेड टू करिकुलर एक्टिविटी, वेदर इट्स अबाउट सिंगिंग, मेकिंग म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट। सो that's where I realized that it was very quick. Like, I didn't give too much of thought to it. I feel it was just instincts which made me do it. That it was in 2016 when I was passing out from my college and I was giving CAT exam in December, and 2017 January 10th I was in Bombay. I literally never thought about it. मैं बचपन में ना स्कूल की भी कोई ट्रिप नहीं गया कभी अकेले। मैं जितनी भी ट्रिप्स पे गया हूँ फैमिली के साथ गया। तो ऐसा भी नहीं हुआ है कि मैं कभी किसी दोस्त के घर भी नाइट स्टे करने गया अकेले। मतलब नाइट आउटसाइड द फैमिली कभी कॉन्सेप्ट मेरे को पता ही नहीं है ये होता क्या। तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत 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 ही स्ट्रेंज था, बिकॉज ऑब्वियसली मम्मा नहीं थे वहाँ पे टू लिसन टू ऑल द छोटी छोटी डिटेल्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। एक तो घर सब कुछ खुद देखना, छोटी छोटी चीज़ लेके प्रेस कौन करेगा, दूध कौन लाएगा सुबह, नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय कॉलेज भी शुरू हो रहा था। तो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बहुत रोया हूँ मैं अकेले बैठ बैठ के कि घर की याद आ रही है। बिकॉज अब इतने साल बाहर रह लिया ना, तो एक चीज़ वो चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि जो केयर घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। छोटी छोटी डिटेल्स जो तुम्हारी लाइफ की है ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स ही नोट कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो वो चीज़ें बहुत याद आती थी, स्पेशली संडेज़ को, बिकॉज मेरे डैड को संडे ऑफ होता है। तो संडे हमारा रूटीन होता है, जब हम अमृतसर में होते थे, सुबह कुलचा खाना, उसके बाद मस्त मॉल वॉल कहीं घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और रात को आके सारे बैठेंगे और खाना वाना खाएंगे। तो संडेज़ को मेरी बहुत ज़्यादा एक्चुअल में फटती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत अकेला हूँ। और एक्चुअली मैं उस समय बहुत अकेलापन था। एक छोटा सा 1 आवर के था मेरा। और एक्चुअली दिल्ली जाके ना मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा, जो है अलोन चिलिंग। मूवी अकेले देखना, कॉफ़ीज़ खुद पीने जाना अकेले, खाना भी खुद अकेले खाने जाना। क्यूडीज़ ज़्यादा था, मेरे कॉलेज के पास था। मेरे लिए वो स्टार एलिमेंट होता था उस समय कि रात को दाल मखनी पैक कराई, तंदूरी मोमोज पैक कराए, घर आया, एक मैक्स टू मैक्स छोटी सी बियर की बॉटल ले ली। वाओ वाओ व्हाट अ फन टाइम। बिकॉज तब इतने दोस्त भी नहीं थे, बिकॉज नया शहर था, कल्चर ही बहुत डिफरेंट था। मतलब मैंने पहली बार किसी शहर में किसी चीज़ को बहुत ओपनली होते हुए देखा, और वो एक्सेप्टेड है। मतलब ऐसा उसका कोई ना रूढ़ नीति नहीं है उसके पीछे कि यार आप, अरे यार आप ये कैसे कर सकते हैं खुले में। चाहे वो अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीना। अमृतसर में ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डर क्या है, छोटा शहर है, बाप पकड़ लेगा या बाप का दोस्त मिल जाएगा जो देख लेगा, और फिर घर में बात चालू हो जाएगी, अरे अरे आपका बेटा है तो सिगरेट पीता, आपकी बेटी तो वहाँ बोल ही नहीं सकते थे उस समय। कोई सोचता भी नहीं था कि अच्छा यार इतना ओपनली हम ये चीज़ कर सकते हैं।
अब तो बहुत बदल गया वैसे, बट वो दिल्ली में आके जो मैंने कल्चरल शिफ्ट देखा तो मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। हाँ जजमेंट ज़रूर है बिकॉज नॉर्थ इंडिया है, बट ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब बहुत प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से। और वो मोर और लेस मेरे को अनुभूति के कल्चर में देखा, जो मेरा थिएटर सोसाइटी था वहाँ पे ना बहुत चीज़ें एट पार थी, चाहे वो पोस्ट होल्डर्स हों या इवन डिपार्टमेंट हेड्स हों, मेल एंड फीमेल आर इक्वल, which is a very good thing in for a person who's coming from a small town, because for us we've been living in an environment which says कि patriarchy is the space, but वहाँ पे आके वो जो cultural shift देखा कि नहीं यार, everything, every human is equal, so you don't have to be specific about the gender and more or less about the community which is LGBTQIA. That was also very much acceptable over here. Nobody was making a taboo about it कि यार आप homosexual हैं तो आप हमारे से दूर रहिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स ना हमें अमृतसर में पता भी नहीं था, मतलब पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और रिएक्शन के बाद कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें कभी ना सुनी थी ना देखी थी, और वहाँ तो लाइव एक्सपीरियंस होगा। तो मेरी एडमिशन हुई थी वेंकी में एज ECA ड्रामेटिक्स, तो वो तो ऑब्लिगेटरी था कि मुझे ड्रामेटिक्स तो करना ही करना है। तो मेरे सामने दो चॉइसेस थी, वर्बम जो वहाँ की इंग्लिश थिएटर सोसाइटी है, और अनुभूति जो हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी उस समय बोला जाता था उसको। तो इतना तो क्लियर था भाई कि इंग्लिश तो मतलब इमोशन ही नहीं आ पाएगा मेरे अंदर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इन इंग्लिश एंड दे कैन परफॉर्म। मैं हिंदी में सोचता हूँ और फिर इंग्लिश में बोलता हूँ, तो मेरे लिए हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी वॉज इम्पॉर्टेंट। और उस समय की सीनियर्स थी अनंदिता बैनर्जी और ध्रुव कांडपाल, ये सब जो सारे सीनियर्स थे, पुनीत थी, अक्षत था, ये सब जो सीनियर्स थे, इन्होंने मेरा ECA ऑडिशन देखा। तो जब अनुभूति के ऑडिशन हो रहे थे तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला था कि अनंदिता ने बोला था दैट व्हाई डोंट यू जॉइन डायरेक्टली। तो आई वाज लाइक यार मेरे को तो करना ही है बिकॉज इसी वजह से तो आया हूँ। That's how Anubhuti came in my life, and it was a sudden thing because Verbum और वो दो options था, but मेरे को अनुभूति ही चाहिए था for sure. अब अनुभूति जब चालू हुआ तो तब ना बहुत ऐसा सिनेरियो था कि थर्ड ईयर्स एंड सीधा फर्स्ट ईयर जो मैं आया, सेकेंड ईयर बीच में कोई था नहीं उस समय, तो वो थर्ड ईयर्स ही हमारे को ट्रेन कर रहे हैं। और पहले तो वो सेटअप ऑफ हायरार्की देख के थोड़ा लगा कि अच्छा चलो वी हैव टू फॉलो दिस, दैट्स हाउ इट्स डन। देन आई स्टार्ट फॉलोइंग इट, और फिर थिएटर के अनुभूति की प्रैक्टिसेस चालू हुई, पता लगा अच्छा यार स्ट्रीट प्ले क्या होता है। पहले तो आइडिया ही नहीं था स्ट्रीट प्ले क्या होता है, क्योंकि ना मैंने कभी अमृतसर में स्ट्रीट प्ले किया है। मैंने हमेशा से कोई एनुअल फंक्शन हो गया यहाँ वहाँ पे ना, अमृतसर में होता था मेरे स्कूल में DU पब्लिक में स्किट कॉम्पिटिशन, तो मैं स्किट कॉम्पिटिशन करता था। तो स्ट्रीट प्ले देखने के लिए हमारे सीनियर्स हमारे को ले गए एम्स में। मैंने सबसे पहले स्ट्रीट प्लेस देखे थे, जिसमें गार्गी का नाटक था कि जानवर ना मान, आई थिंक सो समथिंग लाइक दैट, जानवर के ऊपर था, एनिमल्स के ऊपर। हिंदू का था, इन सब के नाटक देखे और एक चीज़ रियलाइज हुई कि भाई दिस इज अमेजिंग, कैसे ये पूरी ऑडियंस को ग्रास्प कर लेते हैं ना, और कैसे करते हैं बीट्स, डांस। एंड इट वाज माय फर्स्ट ईयर और हम लोग आगे बैठ के देख रहे थे, तो गार्गी का जब परफॉर्मेंस चल रहा था, वन ऑफ द सीनियर आल्सो पुल्ड मी टू डांस इनसाइड बिकॉज दैट्स हाउ द पब्लिक इंटरेक्शन वाज अ पार्ट ऑफ इट। आई वाज सो ओवरवेलमिंग एंड सो ब्यूटीफुल कि यार ऐसे थिएटर किया भी जाता है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ थिएटर। सो दैट्स वेयर इट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट कि हाँ ये करना है। फिर प्रैक्टिसेस चालू हुई, तो पूछा जाता है वहाँ पे कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ मैंने ढोलकी बजाई हुई है। तो मैंने बोला अच्छा यहाँ ढोलकी तो नहीं है, कॉन्गो बजाया जाता है। मैंने कहा ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने कॉन्गो में थोड़ा बहुत हाथ चलाया, आ गया। प्रैक्टिस सेशन में बहुत रिगरस होता है बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। जैसे बाकी थिएटर क्या होता है, बाकी थिएटर सोसाइटीज़ में एक नाटक बना लिया, आप अलग अलग जगहों पे गए, परफॉर्म किया, जीते तो जीते, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, एक सोसाइटी चल रही है। DU में सोसाइटी का विनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज DU में एक वो प्रथा है कि टॉप 10 सोसाइटीज़, और वो टॉप 10 में घुसने के लिए ना हर कॉलेज हर साल प्रयास करता है। तो प्रैक्टिस इस तरह होती थी कि कभी कभी ऑफ डेज पे तो सुबह 9 बजे से चालू होता था और शाम को 7-8 बज गए
तो वो बहुत गनीमत है, कई बार लेट भी चलता था। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत करवाई जाती थी हमारे से, बिकॉज स्ट्रीट प्ले में फिज़िकल बहुत होता है, बिकॉज आपको 24 घंटे पब्लिक के सामने रहना है। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पब्लिक के सामने रहना है और ऑन टोज रहना है। तो आप ऐसे हाफ नहीं सकते नाटक करते हुए कि आपकी सांस फूल गई है, क्योंकि आवाज़ भी चाहिए, ना माइक है ना कुछ है। तो फिजिकल एक्सरसाइज, वोकल एक्सरसाइज, और फिर आता है एक्टिंग का पार्ट। तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और हम जब थिएटर में आए थे स्ट्रीट प्ले में, तो हमारे सीनियर्स ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि अगर आपको स्ट्रीट प्ले करना है तो आपको शर्म छोड़नी है। क्योंकि हम पब्लिक गैदरिंग में अगर आज भी कोई खड़ा हो जाए तो उसको शर्म आती है कि यार मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। एंड व्हेन यू डूइंग स्ट्रीट प्ले यू हैव टू ओन इट। So you have to own the public, you have to bring them to watch you. So to have that, आपको शर्म, लज्जा, गहना, ये तीनों छोड़ने पड़ेंगे आपको। तो प्रैक्टिस होती थी हमारी, बहुत रिगरस होता था। वोकल एक्सरसाइजेज होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज होते थे, कॉम्पिटिशन्स, फिर हम नाटक बनाते हैं। पहले तो ऑडिशंस होता है, ऑडिशंस के बाद जब नया बैच आता है फिर नाटक की तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले हम टॉपिक ढूंढते हैं कि इस साल कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। तो उस समय हमने टॉपिक निकाला था परसेप्शन का हमारे फर्स्ट ईयर में। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च चालू करी, क्योंकि स्ट्रीट पे आप बना रहे हैं तो आप फैक्ट्स के साथ जाते हैं, आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स या फिक्शनल कहानियों पे नहीं जाते। तो बहुत सारी रिसर्च चालू हुई कि परसेप्शन क्या होता है, सब्जेक्टिव व्हाटएवर लाइक इट वाज द केस। तो उसके बाद प्ले बनता है, उसके बाद म्यूज़िक का पार्ट आता है उसके अंदर कि देन स्ट्रीट प्ले में ये होता है कि आप अपने गाने खुद बनाते हैं, लिरिक्स खुद लिखते हैं, ट्यून्स खुद निकालते हैं। तो वो इन इटसेल्फ एक आप जैसे आप इंडस्ट्री में अगर आएंगे ना तो उसके लिए एक एक बंदा है, एचओडी है। और सडनली अगर आप स्ट्रीट प्ले करने जाएंगे ना तो हर बंदा एचओडी है। आप हर डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, आप म्यूजिक भी बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। तो हम म्यूजिक बनाते थे, उसके बाद हमारा प्ले तैयार हो गया, उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होते थे। डीयू के हर एक कॉलेज में जाना, कंपटीशन करना, आईआईटी बॉम्बे आना, आईआईटी कानपुर जाना। तो लगभग एक साल में कम से कम एम तो यही होता था कि जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सके उतना बेहतर है और विनिंग लेकर आए, क्योंकि कॉलेज का ध्यान इस पे रहता था कि कितनी विनिंग इस साल सोसाइटी में बनाई। आप आईआईटी बॉम्बे की थिएटर सोसाइटी के नाटक देखिए और एक बार जाके गूगल पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए किसी भी डीयू थिएटर सोसाइटी का नाटक, आपको स्टार्क डिफरेंस पता लगता है। बिकॉज मतलब थिएटर जो स्ट्रीट थिएटर था ना पहले, एक बहुत सिंपल चीज़ होती थी, उसमें डफली लेकर आए, 4 लोग खड़े हो गए एक सर्कल के अंदर और उन्होंने 4-6 फैक्ट बोले, जो सफदर हाशमी साहब ने शुरू किया था, जो स्ट्रीट थिएटर के फादर माने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ उस समय स्ट्रीट थिएटर चालू किया था। तो स्ट्रीट थिएटर में यही होता था पहले कि एक डफली लेकर आए, ये डफली भी नहीं है, 4 लोग आए काला कुर्ता पहन के, उन्होंने एक सर्कल बनवाया, उसके बीच में अपने फैक्ट्स रखे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी। अब वो जब डीयू थिएटर सर्किट में आप जाके देखते हैं तो थिएटर इतना इवॉल्व हो चुका है कि अब वो ना सिर्फ एक फैक्ट स्टेटिंग सिस्टम है, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है कि किसी ने आईफा फिल्म फेयर को उठा के सड़क पर डाल दिया। मतलब इट्स अ म्यूजिकल मतलब अगर आप एक चीज को पहले सिर्फ शब्दों में बोलते थे, आज उसके ऊपर गाना बनता है, उसके ऊपर नई मेलोडी बनती है, उसको बनाया जाता है, गाया जाता है और ऑडिशन होते हैं कि किसकी आवाज बेटर है, जो मंडली में बैठेगा वो गाना गाएगा उसके साथ, और वो इतनी बड़ी ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है वो गाना। तो मतलब वो देख के ही हैरान कर देने वाली चीज़ है। फॉर्मेशंस बनती हैं, जिम्नास्ट होते हैं, मतलब कोई ऊपर चढ़ के गिर गया, पीछे से गुलाल उड़ रहा है, आपको लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, ये दुनिया तो कभी देखी नहीं है किसी ने। और वो दुनिया इतनी मेस्मराइजिंग है कि आज जब मैं थिएटर से इतना टाइम हो गया मुझे डीयू थिएटर छोड़े हुए, मैं आज भी याद करता हूँ और आज भी जितने मेरे दोस्त हैं थिएटर वाले सब यही कहते हैं कि यार काश कुछ ऐसा हो सके कि हम वापस उस समय में जा सकें। बिकॉज
जो उस समय की मेलेडीज है, जैसे एक खालसा कॉलेज का गाना था आहो जी, अगर आज हम उसको आज भी सुनेंगे ना, तो अगर कोई म्यूजिक कंपोजर होगा वो सीधा उठा के इसको डाल सकता है। इट्स दैट परफेक्ट। और इतनी मेहनत उसको बनाने में जाती है कि मतलब वो साउंड करता है कि कोई प्रोफेशनल बना रहा है, बट एक्चुअली प्रोफेशनल्स नहीं है। There are people who are just experimenting and are so driven by creativity that they want to do it all in and all out. But still, सब एक ही तरह चल रहे हैं, वही मिट्टी में लोट-पोट होते हैं, नंगे पैर परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कोई मखमल की चप्पल नहीं है, कोई आपको गुची, लुई विटॉन या फिर ज़ारा के कपड़े नहीं मिलेंगे। एक प्लेन आपके रंग का कुर्ता होगा, उसके ऊपर एक सस्ती सी 150 रुपए की चुन्नी होगी, जिसको हर बंदा वैसे ही पहन रहा है, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ से आता है, उसका घर कैसा है, और वो शायद घर में BMWs में आ रहा है, बट जब हम थिएटर करने जा रहे हैं, एक ऑटो के अंदर 5 बंदे सवार होकर जा रहे हैं प्रॉप पकड़ के। तो वो आपको इतना कुछ सिखा देता है कि अगर आप क्रिएटिव हैं और अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्चुअली दिल से फील करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तब आपका क्या इनकम है, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, किसके बच्चे हैं, किसके नहीं हैं, किस शहर के हैं, ये सब नहीं मैटर करता है। आपको बस वो काम करना है और दिल लगा के वो काम करना है। वो चीज़ अगर मेरे को कोई मेरी 18 साल की उम्र में सिखा दे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जो मेरे को नहीं लगता बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में सिखाया जाता है। वहाँ पे हर कोई अपने टशन में आता है, अपने टशन में जीता है, और बट वो ठीक है, वो उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, हम इस कल्चर से आए हैं। कास्टिंग इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल फील्ड, जिसके बारे में पहले ज़्यादा नॉलेज थी नहीं लोगों को। अभी वो कुछ समय से लाइमलाइट में आया है। कास्टिंग का प्रोसेस बेसिकली शुरू होता है जब से स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आती, फिर हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हमारे को डायरेक्टर से ब्रीफ मिलता है, उस ब्रीफ के अकॉर्डिंग हम कास्टिंग शुरू करते हैं, विच इज़ फाइंडिंग द फेसेस फॉर द कैरेक्टर्स, फाइंडिंग द एक्टर्स हु प्ले दैट कैरेक्टर। सो बेसिकली कास्टिंग को अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो किसी डायरेक्टर के दिमाग की इमेजिनेशन को एक इंसान में उतारना। आप एक वो चीज़ होती है कि नया इंसान आपके सामने आता है और आप उसको ढूंढने की चुल होती है आपके अंदर कि यार कुछ नया ढूंढूं मैं, क्योंकि बम्बई में वो जो 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 नाम हैं जो सबको पता है कि यार पंकज सर हैं, सौरभ सर हैं, मतलब बड़े नाम सबको पता है, बट शायद किसी इंडिया के एक स्टेट में, एक छोटे शहर में एक एक्टर है जो बहुत थिएटर कर रहा है, बट शायद वो अभी तक उसको रास्ता ही नहीं पता है कि यहाँ से लेके पॉइंट लास्ट तक आने का क्या वे होता है। वहाँ तक अगर मैं खुद पहुँच जाऊँ और उसको स्पॉट कर लूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसी फाइंड्स को ना ढूंढने में जितनी मेहनत जाती है ना, और उनको मतलब वो क्या होता है, वो गीली मिट्टी होती है, तो जितना रॉ उसको उतनी अच्छी तरह से हम उस घड़े को मोल्ड कर सकते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है हर दिन कुछ नया ढूंढने का, क्योंकि आजकल डायरेक्टर्स भी हमें वो लीवे दे रहे हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कि आप कुछ फ्रेश लाएं, कुछ नया लाएं जो अभी तक नहीं एक्सप्लोर्ड है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो जो लीवे मिलता है उसके बेसिस पे ही हमारा ये एक्शन आता है कि हम अपनी बाउंड्री से बाहर जाके एक नई कास्टिंग लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जो एक सबसे बड़ी चीज़ लगती है ना कि जब एक्टर्स आके, मतलब एक्चुअली वो उनकी भी गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हर कोई ना इस इंडस्ट्री में ना बाहर से ना इसका ग्लैम देख कर आता है, तो हर किसी को लगता है अरे यार जो है यही है, यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो उस तक पहुँचने की ना सब में हड़बड़ाहट रहती है कि मैं जल्दी चला जाऊँ, कि इतना टाइम ना लगे या जल्दी हो जाए प्रोसेस। तो मेरा सबसे एक ही कहना होता है जब भी मैं सबसे मिलता हूँ कि यार तुम्हारी अपनी जर्नी है, आराम से चलो, मेरी अपनी जर्नी रही, मैं कहाँ से शुरू हुआ मुझे भी नहीं पता, मैं कास्टिंग करूँगा तो तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे सामने वो ब्रेक कब आ जाएगा। सो जस्ट टेक इट विद वन डे एट ए टाइम, एंड I keep on telling every actor that you need to be trained and prepared, because an audition is your only way to crack it.
For example, if my company calls you today for an audition, and let's say you're not prepared, let's say you've come to this field by thinking चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं ये दुनिया कैसी है, और मैंने आपको टेस्ट कर लिया, और सडनली उसके बाद आप सीरियस हो गए कि यार ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत काम करना है, बट आपने तो वो जो एक चांस मिला था वो मेक और ब्रेक वाला, शायद आपने तो वो गवा दिया अपने लिए। वो आएगा ज़रूर या नहीं भी आएगा, वो आपकी किस्मत है, वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता। बट अगर आपकी डेस्टिनी में वो शायद ज़रा दोबारा आएगा, बट अगर आप तब भी प्रिपेयर्ड ना हुए तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेक और ब्रेक मूवमेंट फॉर योर सेल्फ। दैट आप अपने ऊपर काम करें, आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ एक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि ऑडिशन आएगा तो ही तैयारी होगी। आप मोनोलॉग्स पढ़ सकते हैं, आप थिएटर करिए। मैं हर एक्टर को कहता हूँ जो इंसान एक्टर बनने आता है कि आपने थिएटर करा है या नहीं, बिकॉज थिएटर ने मुझे शेप करा है, तो थिएटर ने सबको ही शेप करा होगा, और थिएटर सबको शेप करता है क्योंकि थिएटर की सबसे अच्छी एक वैल्यू है या एक चीज़ है कि आप एक ही साल में जब आप एक थिएटर करते हैं तो आप कितने ही तरह के कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करके उनको प्ले करते हैं, जो शायद आप रियल लाइफ में आपने देखा भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपको मर्डर प्ले करना है, तो आपको तो नहीं पता ना रियली एक मर्डर की थ्योरी क्या होती है, उसका बैक हेड क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन क्या होगी। वो अगर आप एक नाटक कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप उसमें अगर प्ले करेंगे तो आपके लिए वो काम करने का टाइम मिलेगा आपको। इसी को प्रिपरेशन कहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए हम 5 साल की पढ़ाई करते हैं, हम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, तो एक्टिंग के लिए क्यों नहीं? तो एक एक्टिंग की भी तो एक तैयारी होनी चाहिए ना। और अगर आप तैयार नहीं हैं और आप मान लें कि यार मेरे को तो, जैसे हर भारतीय को लगता है कि वो एक्टर बन सकता है, ये एक चीज़ है कि इंडिया में सबको लगता है कि यहाँ तो मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ या एक्टर, तो चलो हम तो पैदाइशी हमारे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, बट वो शौकिया तौर पे अच्छा है। बट अगर आप उसको अपनी कला, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो फिर उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मोर फॉलोअर्स या बेटर एक्टिंग, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आज के समय में दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चीज़ है तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर आप अपनी कला में पक्के नहीं हैं, तो 1 2 3 4 कितने प्रोजेक्ट हम उसी चीज़ पे निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप, वो आज का चलन आ गया है कि क्लाइंट्स कहते हैं कि यार हमारे को ज़्यादा फॉलोअरशिप चाहिए, क्योंकि उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका अगर फॉलोअरशिप है जो आपने इतनी मेहनत से कमाई है, क्योंकि आप भी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये तो नहीं कि अपने आप फॉलोअरशिप मिल जाती है किसी को। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने उनको एक पूल दे दिया सेट ऑफ फॉलोअर्स का, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे कि यार हमारा प्रोडक्ट लोगों तक ज़्यादा पहुंच सकेगा। इसी वजह से हम सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हैं जब हम फिल्म्स में उनको काम करवाते हैं कि यार बॉक्स ऑफिस पर या छोटे से छोटे तबके तक वो फिल्म पहुंचेगी, क्योंकि लोग चेहरे को देखने आ रहे हैं। आई जस्ट फील इन द एंड मैंने एक ट्राई किया, और शायद वो ट्राई कहीं ना कहीं सही जा रहा है, या मतलब एक राइट डायरेक्शन में है और शायद कहीं पहुंचेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वो सक्सेसफुल हो या नहीं वो बात की गेम है, बट ट्राई करे बिना अगर आप आगे चले जाएंगे लाइफ में, तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि काश मैं अपने आप को वो एक चांस दे पाता या दे पाती, अपनी लाइफ के बारे में सोचता, अपने ड्रीम के बारे में सोचता। तो आई जस्ट फील ट्राई ज़रूर करो। एंड एज और मतलब कितना लेट कितना जल्दी, इट शुडंट मैटर, बिकॉज जब अंदर से वो आए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो कीड़ा है ना आपके अंदर, तो ही ट्राई करो, और जब भी आए ज़रूर ट्राई करो, बिकॉज यू नेवर नो कब कुछ सब ठीक हो।